सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को लेकर के आजकल बड़ी चर्चा है। और चर्चा इस बात की भी है, क्या विदाई से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ साहब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। एक उनका स्टेटमेंट निकल करके सामने आया जिसमें उन्होंने सफाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमें बजट पास करवाना होता है और इस बजट पास करवाने के लिए अगर दो बड़े पदों पर बैठे लोगों की अगर मुलाकात हो जाती तो उससे आसानी हो जाती है। पत्र व्यवहार से चीजें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता उसमें। अब ये चीज बड़ी अटपटी सी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बजट पास करवाने के लिए क्या किसी को खुश करने की आवश्यकता है या उससे 1 to 1 मुलाकात करने की आवश्यकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इतने कमजोर हो गए हैं। और इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा बजट है जिसको पास करवाने के लिए चंद्रचूड़ साहब ये कहते हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की जरूरत थी या मुलाकात हो जाती तो अच्छा है। मैंने बात की है सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी से, और नरेंद्र मिश्रा जी ने ऐसे ऐसे धागे खोल दिए, एक एक चीज जो है वो निकाल करके सामने रख दी, और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि समझौता कर लिया है। अब कैसा समझौता कर लिया है, कौन सा समझौता कर लिया है, यह समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। स्क्रीन पर इस वक्त में आप देख रहे हैं नरेंद्र मिश्रा जी को, सीजीआई चंद्रचूड़ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 सितंबर को एक मुलाकात होती है, करीब 1.5 महीने पहले। और उस मुलाकात की तस्वीरें खुद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से साझा की। वो उनके घर पर गए गणेश पूजा के लिए, और उसके बाद में लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खबरें चलने लगी कि सीजीआई चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी के बीच में डील हो गई। और इसके बाद में सीजीआई चंद्रचूड़ ने मुंबई के अंदर इसका जवाब दिया। मुंबई के अंदर सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि दो अगर लोग मिल रहे हैं, एक राष्ट्र का एक जो है वो सरकार का मुखिया है और दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है, और अगर उन दोनों की मुलाकात होती है तो इसको डील का नाम ना दिया जाए। चलिए, बात यहां तक भी ठीक थी, लेकिन इसके बाद में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो बात मैंने जितने भी लोगों से बताई कि मैं एक खबर आपको बताता हूं, और जितने लोगों ने वो खबर सुनी सब हंसे। उन्होंने कहा कि हमें बजट पास करवाना होता है और इसके लिए अगर केवल पत्र व्यवहार पर अगर निर्भर रहेंगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। अब मेरे समझ में यह नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा बजट है, कितना बजट है, कितने पैसे की सुप्रीम कोर्ट को आवश्यकता होती है, सरकार कितना पैसा देती है। ये एक समझने वाली बात हो गई कि भाई ऐसा कितना भारी भरकम पैसा है या सरकार कौन सा ऐसा पैसा है जो रोक सकती है, जिसके लिए सीजीआई को प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए उनको ऐसा लगता है कि अगर मुलाकात होगी दोनों के बीच में तो चीजें ज्यादा स्मूथ रहेंगी। ये एक बड़ी अजीब सी चीज हो गई और मुझे लगा कि इसके लिए किसी जानकार व्यक्ति से ही समझा जाए कि पूरा माजरा है क्या। और इसीलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नरेंद्र मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं और कई हाई प्रोफाइल केस में आपको नजर आते हैं। मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जब खबर मैंने देखी, ये सीजीआई वाली जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, अपनी तरफ से सफाई दी, तो मतलब मैं हैरान रह गया कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पैसा है, ऐसा कौन सा बजट है जो सीजीआई को पास करवाना होता है। जो सीजीआई का पैसा, मतलब क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का पैसा भी रोक सकता है क्या। मतलब मैं ये चीज सोचकर के हैरान हूं भाई, अगर सीजीआई इस बात को कह रहे हैं कि बजट रोक दिया, बजट जो है वो लेना होता है, बजट वो लोग पास करके देते हैं और इसके लिए पत्र व्यवहार पर नहीं रुकेंगे, तो कल को जो है फिर वो, अगर मुझे मान लीजिए मेरी माताजी की पेंशन बनवानी है तो मैं जाकर के विधायक के सामने खड़ा हो जाऊं, या कल को जो है वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो मैं तहसील में जाकर के वहां पर खड़ा हो जाऊं कि भैया मुलाकात कर लेते हैं हम लोग आपस में। मतलब कौन सा पैसा, कितना पैसा, जरा थोड़ा सा टेक्निकल चीज जो है वो बताइए, कितना पैसा जिसके लिए आपको पत्र व्यवहार नहीं बल्कि डायरेक्ट 1 to 1 रिलेशन बनाने पड़ रहे हैं। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के जो इंडिया वन के दर्शक हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं कि धर्मेंद्र जी हमेशा आप लोगों की आवाज़ को
पूरे देश में बुलंदियों के साथ उठाते हैं। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया आज। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा सिस्टम है और मुझे अपने सिस्टम के खिलाफ में भी बोलना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ करना पड़ा कि भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस लेवल में आके बोलना पड़ रहा है। उसके 10 पॉइंट हैं जिनको मैं क्रमशः एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिसेस हैं, यानी जितना उनका पूरा कलीग है, उन सब का जो पेमेंट जाता है वो कंसोलिडेट फंड से जाता है। पॉइंट नंबर 1, कंसोलिडेट फंड का मतलब वो डायरेक्ट अमाउंट करता है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, इसके साथ में हाई कोर्ट के स्टेट के जो जस्टिसेस होते हैं, इन सब का डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। अर्थात इनकी पेमेंट में कोई बाधा और उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं आता है। न तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में ये पावर है और न ही कैबिनेट्स, इस मिनिस्ट्रीज की जो है पावर्स, उसमें कहीं पर ये पावर है। इसका ये पॉइंट नंबर 2 था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि बजट में हम मांगना पड़ता है, बजट लेना पड़ता है। मुझे यह नहीं समझ में आया कि उनको फिनांस मिनिस्टर के साथ में बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ में बैठने में थोड़ा हो सकता है कि वो बजट में भी बात न बनती। बजट तो पेश करने वाले फिनांस मिनिस्टर होते हैं, तो पीएम के साथ में क्या वो पूरा मिनिस्ट्री अपने साथ में बैठाते तो जाहिर सी बात है और अच्छा बजट आ सकता था उनको। ये इसका पॉइंट नंबर 3 है। चीफ जस्टिस, एक चीज इसमें, चलिए आप थोड़ा आगे ऐड करिएगा। एक चीज में थोड़ा सा और इसमें पूछूं, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी वो इतने कमजोर हैं क्या? उनको थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि साहब इस बार थोड़ा सा और बजट कर दो, हमें अदालतों को डिजिटल करना है तो थोड़ा सा और पैसा दे दो? मतलब ऐसा कुछ बार्गेनिंग करनी, ठीक है वो बात तो आपको कहेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि गिड़गिड़ाना पड़े या सरकार का जो है वो एक तरीके से मतलब मंत्री का खुशामदीद उनको जो है वो करना पड़े, थोड़ा ऐसा होता है क्या? ये धर्मेंद्र जी कतई नहीं होता है। पूरे भारत देश की जुडिशरी में लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के आप हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएं तो आपको कहीं पर भी इस तरीके ने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है और नहीं कहीं पर आपको भीख मांगने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है, हम लोग भारत देश के जो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस हैं या जस्टिसेस हैं, उन सबको माय लॉर्ड्स कह के बोलते हैं। क्या माय लॉर्ड्स की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी कि प्रधानमंत्री के सामने, उन्हीं के सामने उनको जाकर के बजट मांगना पड़ रहा है कि हमें ये बिल्डिंग बनवानी है, तो हमें तो आपकी कलम कहाँ गई, आपकी ताकत क्या रह गई है, आप किस तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं? पूरा भारत देश जानना चाहता है। क्या आप भारत देश की सुप्रीम कोर्ट की कोई आप जो बजट मांगते हैं उसको कलम से, आप पेन से बोल करके या थ्रू फोन कन्वर्सेशन, थ्रू ईमेल्स के माध्यम से, इससे तो ज़्यादा अच्छा है एससीबीए का जो सुप्रीम कोर्ट का एससीबीए वो ज़्यादा मजबूत है, अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोलूँगा, नरेंद्र भाई बोलूँगा। तो मुझे तो लगता है कि इन मामलों में काफ़ी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग लगती है यह गिड़गिड़ाने से कि मैं व्यक्तिगत मिल रहा हूं बजट के लिए। आपको ऐसी क्या मिलने की ज़रूरत है? आप एक पेन उठाइए, सीधा कहिए कि मुझे इतना बजट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। यदि आप ये नहीं कहने के कैपेबल हैं तो कौन सा आप भारत देश की संविधान की सुरक्षा कर पाएंगे? कौन से आप जो भारत देश के सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री मिनिस्टर्स हैं, उन सब के खिलाफ में आप कोई एक्शंस ले पाएंगे? मुझे लगता है कि उस बार्गेनिंग का असर इतना ज़्यादा भारत देश में दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जो गणेश चतुर्थी की पूजा से शुरू हुआ और आते आते बजट लेते हुए पूरे भारत देश में आज इस लेवल में आके पहुंच गया कि भारत देश की जनता की जितनी बड़ी डेमोक्रेसी के अभिन्न अंग थे जजमेंट करने के लिए, जिसमें इलेक्शन पिटीशन, जिसमें ईवीएम्स, जिसमें हमने आप लोगों ने देखा, अभी भारत देश के सारे लोगों ने देखा होगा हरियाणा के चुनाव की जैसे पिटीशन मैंने शुरू किया आर्गूमेंट वैसे ही भड़क गए जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी के साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बहुत सारी जो लोग गड़बड़ियां किए हैं उनकी रिकवरी का केसेस है। इसी के साथ में भारत देश के और बहुत सारे जजमेंट जो रिजर्व रखे गए हैं, बेल पेंडिंग्सी बहुत सारी रखी गई है, ये सब कंप्रोमाइज कर लिया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये जो उन्होंने जो बात कही ना वो मेरे दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रही है। मैंने सच बताऊं मैं आपको, आप मजाक समझेंगे इस बात को, मैं ऐसे ही अपने जो है वो थोड़े से मित्रों के साथ में बैठा हुआ था, आज दोपहर का लंच में कहीं उनके साथ कर रहा था, तो मैंने जिक्र कर दिया। मैंने कहा कि भाई सीजीआई ने बात कही है और उनकी भी बात गले नहीं उतरी कि बजट के लिए बैठना पड़ा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बजट के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को
बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं। तो मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं, आप लोगों का काम तो दिन भर जो है वो दलीलें देना, दलीलें सुनना, यही तो काम है आप लोगों का। जजों का काम दलीलें सुनना है, आप लोग दलीलें पेश करते हैं। केस चाहे कितना ही कमजोर हो या केस चाहे कितना ही ताकतवर हो, उसमें आप अपने तरीके से दलीलों को दे देते हैं। ताकतवर होता है तो उसको कमजोर कैसे करें, और कमजोर होता है तो उसको ताकतवर कैसे करें, यही वकीलों का और जजों का काम है। तो आप ये बताइए, करीब 1.5 महीना बीत गया उस बात को, 11 सितंबर से 11 अक्टूबर बीत गया, और अब जो है वो अक्टूबर फाइनल भी अब बीत ही रहा है, तो करीब 1.5 महीना हो गया ना उस मुलाकात की। उस वो जो गणेश चतुर्थी वाली जो वीडियो आई थी, वो जो तारीख थी 11 सितंबर से लेकर के और 1.5 महीने तक, क्या सीजीआई के पास में सफाई देने के लिए और कोई दलील या और कोई चीज नहीं मिली? मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको समझना चाह रहा हूं, अगर आप इसको थोड़ा सा बता पाए तो। धर्मेंद्र जी, मैं फिर से वही पर फिर जाके सारी बातें जुड़ जाती हैं, पर आपकी वो जहन से बात उतर नहीं रही है। ये भी एक मुझे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से भारत देश के पूरे दर्शकों को भी, कि भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बजट लेने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है? वो तो फोन में ही बोल सकते थे, दिखाने की क्या आवश्यकता थी? फिर उसके साथ क्लैरिफिकेशन देने की क्या आवश्यकता है? यानी आप क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ में तभी देते हैं जब आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग भी इतना मतलब लॉस के इतना तो हम लोग भी वहाँ पर आर्गूमेंट करते हैं, पर क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण किसी भी मैटर में ज़्यादा तब ज़रूरत होती है कि ये जो हमारे पास एलिगेशंस लग रहा है उसके ग्राउंड में इतना दे दूं कि हमारे एलिगेशन दूध का धुला हो जाए, यानी साफ हो जाए, हम पाक साफ छवि के हो जाएं। ये जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना मीडिया और सोशल मीडिया और इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इन सारी चीज़ों को चलाया। जिस दिन से उनकी मुलाकात हुई, जिस दिन से हरियाणा के चुनाव के हम लोगों की पिटीशन के बारे में बोला कि चुनी हुई सरकार को हम नहीं रोक सकते हैं, चुनी हुई सरकार को बिना देखे ही आपने बता दिया कि चुनी हुई है, आपने ही प्री इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं। ये बहुत सारे मैटर में नहीं बोलना चाहता हूँ ज़्यादा डिबेट पर मेरा सिर्फ सवाल यहीं पर हो रहा है कि आपको एडिशनल बिल्डिंग बननी सुप्रीम कोर्ट में, उसका बजट आ चुका है, बन चुका है, उसमें काम लगा हुआ है। इसी के साथ में आपको पहले से कुछ बजट अभी इस साल के लिए फिर सीबीए ने ले लिया है, वहां पर काम चल रहा है, कई करोड़ रुपए का है। अब आपको कौन सा नया, अब आपका 10 दिन में रिटायरमेंट भी होने वाला है। पूरे भारत देश के लोगों को पता है कि 10 तारीख को 10 नवंबर को सीजीआई का रिटायरमेंट है, 8 तारीख की लास्ट क्लास उनकी वो है, कोर्ट है। इसी के साथ में यह भी छोड़ दिया जाए, अभी कोर्ट में छुट्टियां चल रही, 3 तारीख को कोर्ट खुल रही है, 4 दिन आपको जुम्मा और बैठना है। ये क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता क्या थी? यह सवाल स्पष्ट करता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे भारत देश के जितना जुडिशियल सिस्टम था या उनका व्यक्तिगत सिस्टम था या जो चीज़ें थी, उन्होंने कहीं न कहीं देश के हित की चीज़ों को समझौता किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सारे वकील जानते हैं, कोर्ट के बाहर के लोग जानते हैं, भारत देश की जनता जानती है। करेक्ट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ समझौता किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो 140 करोड़ पीपल्स की लोगों के लिए है। मैं आपको बड़ा छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप इस बात से पूरे भारत देश की जनता समझ जाए। बेल के मैटर भारत देश के लगभग 50 ऐसे क्रिमिनल मतलब किसी के ऊपर इम्पोज किए गए और उनकी बेल की सुनवाई 4 साल से नहीं हो रही है। आप अभी किसी व्यक्ति, हम लोगों ने देखा था मीडिया का एक व्यक्ति था अर्णव गोस्वामी करके, अब नाम मैंने बोल दिया, उनका डिफेक्ट पिटीशन को सीधा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मतलब जो उस समय जस्टिस थे सीधा लिया और मैटर अगले दिन लिस्ट हो गया। क्या कारण है कि ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं या बहुत सारे जो भारत देश के एक्टिविस्ट हैं उनको कस्टडी में डाल दिया गया। उसमें एक उदाहरण मैं आप भट्ट जी का, आप जानते हैं संजीव भट्ट जी हैं, गुजरात काडर के आईपीएस थे। उमर खालिद है लड़का एक, आप उसको भी जानते हैं। इसके साथ में और 2-3 लोगों के नाम में लेना चाहता हूं, और भारत देश से बहुत सारे लोग हैं। मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। क्या जुडिशियल सिस्टम में 2 तरह के लेवल हैं कि एक ये है कि आप किसी की पिटीशन सुनना है, डिसमिस मार देना है, एक ये है कि नहीं सुनना है अथवा पेंडेंसी में डाल देना है। ये क्या है आप बताइए? इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं आप बातें करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पूरे देश देख रहा है। तो क्या कौन सा ऐसा देश में सिस्टम है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा? वो जाति विशेष के ही लोग हैं या फिर वो धर्म संप्रदाय के एक व्यक्ति के लोग हैं या किसी एक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं? भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए तो सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन समान है, समान होना भी चाहिए। आज पिटीशन फाइल कल बेल लग जा रही है या जो भी है, ऐसे सेलेक्टिव लोगों को क्यों नहीं लग रही है? मेरा सवाल है। मैं एक चीज आपसे ये भी
आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगा, देश में एक बड़ी चर्चा है इस वक्त में, जो उन्होंने दो बातें अभी 15-20 दिनों में जो कही है। एक बात तो यही जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि राम मंदिर का फैसला सुनाते वक्त जो है उनको जो है वो ख्याल आया, वो भगवान जी के सामने बैठ गए। तो ये जो हम लोगों में चर्चा है या आम नागरिकों में चर्चा है इस बात को लेकर के, वकीलों में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, आप लोग तो रूबरू रहते हैं, साथ में जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड भी जो है वो बैठना होता है आप आपस में। क्या चर्चा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में, कि ये जो लगातार जिस तरीके से एकदम हृदय परिवर्तन जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो खैर बहुत कुछ चल रहा है, तो ये वकीलों के बीच में क्या चर्चा है, जिस तरीके से स्टेटमेंट निकल करके सामने आए हैं सीजीआई के, कि वो राम को लेकर के इस तरह की बात कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला देते वक्त उनको जहन में राम जी थे एक तरीके से। मैं पूरे भारत देश के लोगों से और जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो पूरे भारत के लोग आते हैं, क्लाइंट भी आते हैं, वकील भी आते हैं, हम सबकी मीटिंगें होती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सारे लोग संविधान को लेकर के जाते हैं, सीआरपीसीज आईपीसीज को लेके जाते हैं। वहाँ पर यह नहीं कहने जाते हैं कि हमारा कस्टम ये कहता है कि हमारा कस्टम ये कहता है। सिर्फ और सिर्फ भारत देश जो रेगुलराइज होता है, रेगुलेट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। क्या कारण था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संविधान को न ध्यान दे करके उनको दूसरी चीज़ों पर, यानी धर्म और ग्रंथ जो आधारित चीज़ें हैं, उन पे जा कर के विचार करना पड़ा, उनके आगे उनको मतलब अपने प्रेयर्स को रखना पड़ा। हम सारे लोग आपके सामने आते हैं, लॉर्डशिप ये है, लॉर्डशिप ये है, कर्नली इसमें डायरेक्शन दे दीजिए, ये कर दीजिए। आप इन सारी चीज़ों को ले जा करके संविधान को न मानने का आपने अप्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से पूरे देश को समझा दिया कि जब हम फंसते हैं तो हम न संविधान मानते हैं न कुछ मानते हैं, हम लास्टली यहाँ पर जाते हैं। जब ऐसे धर्म से ही संबंधित निर्णय है, जो मंदिर का निर्णय है वो धर्म पर आधारित है कहीं ना कहीं, तो उसमें हम सारी चीज़ें कैसे बिना बायस हुए किसी धर्म पे, उसी धर्म के खिलाफ में या उसी धर्म के संबंध में हमें जजमेंट देना है। तो जब हम उसी धर्म की पुस्तक पढ़ के जजमेंट को देंगे या उसी धर्म के बारे में हम सारी चीज़ों के व्याख्यान करेंगे, तो यदि हमारा जजमेंट सही भी होगा तो भी लोग गलत समझेंगे, और यदि हमने ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है कि हम संविधान को परे पर रख करके काम किए हैं। हम सीआरपीसी आईपीसीज को हटा करके काम को किया है। हमने यह नहीं देखा है कि वहाँ पर किसकी लैंड थी, हमने यह भी नहीं देखने की कोशिश की कि किसका वहाँ पर पहले टेंपल था या मोक्सा जो भी मस्जिद थी, कौन क्या पहले वहाँ पर रही घटना, उसके बारे में हम वाकिफ नहीं होना चाहे, और सीधा धर्म पर आधारित हमने बातों को स्टार्टिंग की। फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद में क्यों बैठे? आपको तो एक धर्मगुरु की तरह बैठना चाहिए। धर्म पर आधारित सारी बातें हो गई। अब किसी भी व्यक्ति को फिर धर्म, अपने अपने धर्म पर सारी कथाएं सुनाएं और उसके बाद जजमेंट दे दें, फिर ये सारे भारत देश की संविधान में जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं रह गई। फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी बिल्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नहीं रहने की फिर आवश्यकता है, न तो वहाँ सुनने की कोई आवश्यकता है। फिर तो ये सारी चीज़ें आएंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो समझिए 10 दिन बचे हैं उनके पास में। आप सीजीआई को करीब से जानते भी है, कई सारे केस में जो है वो रूबरू भी रहते हैं, तो हमसे बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं। कहाँ देख रहे हैं आप सीजीआई को? आपको लग रहा है कि सीजीआई भी कहीं गोगोई साहब की तरफ जो है, गोगोई साहब की तरह जो है वो उस तरफ जा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो कुछ और दूसरी राह चुनेंगे या कुछ सरप्राइज करेंगे लोगों को? आपको उनका क्या रिटायरमेंट प्लान क्या समझ में आता है? क्या लोगों में, वकीलों में वहां पे चर्चा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो ये प्लान ऐसा हो गया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, और जिस दिन से प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई उसके बाद से तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी पिक्चर। पर यह भी लग रहा था कि सोशल मीडिया इतना दबाव बना रही थी कुछ जनता की, हो सकता है कि निर्णय दे दे, पर मुझे लग नहीं रहा है कि ना सोशल मीडिया की मानेंगे, ना प्रिंट मीडिया की, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी मीडिया की बात को सुन रहे हैं, और मोदी जी की ही बातों को बजट में भी बात रख रहे हैं कि हमें व्यक्तिगत बात करना पड़ता है, बजट लेना है, और व्यक्तिगत मुलाकात भी करते हैं पूजा पाठ में संबंधित में। और उसी के साथ में उन्होंने यह भी बोल दिया कि हम जो मंदिर का जजमेंट दे रहे थे तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, उनकी बातें सारी पूरे भारत देश की जनता के सामने आपके माध्यम से स्पष्ट भी हो गई होगी कि किस तरीके का उनका आप डायरेक्शंस है। पर अब रेस्ट के 3 तारीख से कोर्ट खुल रही है और वो 8 तारीख का लास्ट वर्किंग डेज है। 5 दिन का काम उनके लिए बचा है। 2 साल उनका दौरान हम लोगों ने देखा है चीफ जस्टिस के तौर पर,
और लगभग 4 साल उनको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। इस दौरान पर हम लोग ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं किए थे। आप लोगों को हर्टली बता रहे हैं, पूरे देश के लोगों को बता रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कभी भी। जस्टिस रमन्ना थे, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, वो यदि किसी मैटर को नोटिस करते थे तो वो ध्यान रखते थे कि इस काम को मुझे करना है। दूसरा पॉइंट, यदि वो ये छोटे ऐसे काम होते तुरंत सुमोटो ले लेते थे, पर इनमें तो वो सारी चीज़ें मतलब मुझे तो नहीं समझ में आई अभी 2 साल के दौरान। पर इनकी समीक्षा किस प्रकार से की जाएगी वो तो भारत देश आने वाले समय तय करेगा। लोग भी कमेंट करके आपको बताएंगे, है ना, सारे जो भी लोग जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग आपको वैसे भी बताएंगे। पर ये सारे सवालों का जवाब मुझे लगता है ये अपने आगे भी नहीं दे पाएंगे। और जो राम मंदिर की जजमेंट देते समय उन्होंने भगवान से पूछा था, वही इनको अब इस बारे में पूछना चाहिए कि अपने जुडिशरी के कार्यकाल में, खासकर 2 सालों में, मैंने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया है, भगवान उसके बारे में मुझे बेहतर बता दे। मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए नरेंद्र मिश्रा साहब जो है, मुझे याद आता है कि जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के फैसला आ रहा था और हम लोग रात को 10-11 बजे तक, 12 बज गए थे शायद, और एक बार तो उससे भी ज्यादा का वक्त हो गया था, लाइव हम लोग जुड़े रहे थे। और हमने लगातार सलाम भी ठोका है सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को, जब जब उन्होंने ऐसा लगा कि पब्लिक की तरफ से एक आवाज सुन रही है, कि पब्लिक खुल करके उनको सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, और लग रहा है कि हाँ, मौजूदा वक्त में कोई बोल रहा है, सरकार को कुछ कह सकता है, दब नहीं रहा है। लेकिन अब पब्लिक परसेप्शन जो है वो धीरे धीरे क्यों बदला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात ये कि क्या सीजीआई ही उसके लिए जिम्मेदार है, सवाल तो फिर ये भी। आप आए और मिश्रा साहब आपने इस पूरी बातचीत में जो है वो अपनी तरफ से एक सफाई या एक बड़ी तस्वीर लोगों को दिखाने की और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।